हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जान जब तक जीके तक पर। दोस्तों, आपको मैंने अभी तक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 क्वेश्चंस करा दिए जो आपके प्रीवियस में पूछे गए थे। तो आज मैं आपका ये पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ। इसमें आपके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके जो एग्जाम में यूपी टेट के एग्जाम में आपके 30 क्वेश्चंस ही आते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो 20 हो गए हैं, तो दोस्तों अब बचते हैं 10 क्वेश्चन, जिनको मैं आज आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और हमारा ये एग्ज़ाम है, ये अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है। तो हमारा आज का जो हमारे 20 क्वेश्चन हो गए थे और हमारा 21वां प्रश्न है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर में ये पूर्व बाल्यावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था या उत्तर बाल्यावस्था ये होता क्या है और इनकी जो टाइम ड्यूरेशन, इनकी जो उम्र है वो क्या क्या रहती है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है, इसकी जो उम्र रहती है वो आपकी वो रहती है 2 वर्ष से 6 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की बीच की उम्र को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और गर्भावस्था जो होती है, ये गर्भकाल से लेकर जन्म लेने तक की जो उम्र होती है उसको हम गर्भावस्था कहते हैं। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक की उम्र को हम शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो 4th है उत्तर बाल्यावस्था, ये हमारा होता है 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की जो उम्र होती है ये हमारी कहलाती है उत्तर बाल्यावस्था। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं मानव विकास के प्रारंभ की, तो मानव विकास का जो प्रारंभ है वो दोस्तों गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। प्रत्येक प्राणी के जीवन का वास्तविक प्रारंभ जो है दोस्तों वो जन्म से पूर्व गर्भाधान, कब से दोस्तों, जब से गर्भ धारण करते हैं तब से लेकर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक, मीन्स जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो मानव विकास का प्रारंभ है ये हमारा होता है गर्भावस्था से। ठीक है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। B.F. स्किनर, E.L. थॉर्नडाइक या फिर I.P. पावलोव या फिर R.M. गैने। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, R.M. गैने ने पुस्तक लिखी थी, कौन सी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है। यह किसने कहा कि किशोरावस्था जो है वो बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। किसने कहा। हमारे ऑप्शन से स्टैनली हॉल ने, जरसील्ड ने, क्रो ने या फिर सिम्पसन ने। तो दोस्तों हमारा इसमें जो आंसर है वो दोस्तों रहेगा, हमारा आंसर इसमें स्टैनली हॉल। ठीक है, स्टैनली हॉल रहेगा हमारा इसमें 23 का आंसर स्टैनली हॉल ने। अब बात करते हैं दोस्तों, थोड़ी सी इसकी बात कर लेती। मानव में किशोरावस्था को, जो किशोरावस्था है दोस्तों, इसको 2 रूपों में देखा जा सकता है। एक होता है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा होता है उत्तर किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रसिद्ध मनोविज्ञान स्टैनली हॉल ने इस अवस्था के संबंध में कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण, बात की जा रही है आपकी माइक्रो टीचिंग की। ठीक है, क्या बात की जा रही है आपके माइक्रो टीचिंग की, और पूछ रहे हैं कि भारतीय प्रतिमान में कुल कितने समय लगता है। तो हमारे जो भारतीय प्रतिमान में है दोस्तों, इसका जो समय है वो हमारा रखा गया है कितना दोस्तों। ऑप्शन है हमारे 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट। तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 मिनट। कितना, 36 मिनट का समय रखा गया है। अब 36 मिनट में जान लेते हैं कि इन 36 मिनट में होता क्या क्या है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, 36 मिनट में हमारा होता है शिक्षण रहता है हमारा 6 मिनट का। क्या रहता है, शिक्षण रहता है हमारा 6 मिनट का। ओके, शिक्षण 6 मिनट का। प्रतिपुष्टि रहती है हमारी, प्रतिपुष्टि रहती है हमारी अगले 6 मिनट की। ओके, हमारा अगला रहता है पुनः योजना। क्या, पुनः योजना रहता है हमारा 12 मिनट का। पुनः योजना हमारी
12 मिनट की रहती है। उसके बाद आता है हमारा पुनः शिक्षण, ठीक है, क्योंकि हम रिपीट भी तो कराएंगे, तो पुनः शिक्षण हमारा रहता है 6 मिनट का। और पुनः प्रतिपुष्टि भी रहती है, क्या पुनः प्रतिपुष्टि भी हमारी रहती है, जिसके जो समय है वो भी हमारा रहता है कितना, 6 मिनट। ऐसे दोस्तों टोटल हमारा जो हो जाता है समय वो हमारा हो जाता है 36 मिनट। तो अगर बात की जाए कि माइक्रो टीचिंग की, तो माइक्रो टीचिंग में जो हमारा भारतीय प्रतिमान में जो समय लगता है वो लगता है हमारा 36 मिनट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? बात कर रहे हैं कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये किसने कहा? हमारे ऑप्शंस हैं हॉलिंगवर्थ ने, गेट्स एवं अन्य ने, स्किनर ने या फिर रॉस ने। तो हमारा दोस्तों इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रॉस। रॉस कहते हैं कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं रॉस। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 26 क्या है? 26 प्रश्न कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये आपका कई बार यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया है और ये प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न है, तो जाहिर सी बात है ये पूछा जाता है और अच्छा प्रश्न है दोस्तों। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा? ऑप्शन हैं गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने, किरो एवं किरो ने या फिर स्किनर ने। तो ये हमारा कह रहे हैं, ये हमारे जो कह रहे हैं ये गिलफोर्ड कह रहे हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गिलफोर्ड ने कहा है, गिलफोर्ड ने अधिगम के विषय में कहा है। किसके? अधिगम के विषय में कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, अतः हम व्यवहार द्वारा ही अधिगम को सीखते हैं। कैसे दोस्तों? अतः हम व्यवहार के द्वारा ही किसको सीखते हैं? अधिगम को सीखते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला है दोस्तों 27 प्रश्न है। ये आपके कुछ प्रश्न दे रखे हैं, जैसे कि इनको मिलान करना है। व्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर, गार्डनर। इधर दे रखा है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान और पृष्ठा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो इनके हम जान लेते हैं कि ये किसने किसने दिया है। बात करते हैं ब्रूनर की, तो दोस्तों ब्रूनर ने संप्रत्यय उपलब्ध शिक्षण प्रतिमान दिया है, तो हमारा ये होगा ए। बात करते हैं आशुबेल की, बी नंबर। आशुबेल ने किया क्या? आशुबेल ने दिया है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ये हो गया हमारा बी। अब बात करते हैं ग्लेजर की, तो ग्लेजर ने जो दिया है वो दिया है हमारा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। कौन सा? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है किसने? ग्लेजर ने। और हमारा अगला है ऑप्शन नंबर डी गार्डन। तो गार्डन ने जो दिया है वो हमारा दिया है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, हमारा ये हो गया डी। ठीक है, तो हमारा अब आप देख रहे होंगे कि हमारा क्या है इसमें। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि जो व्रूनर है इन्होंने दिया संप्रत्यय का, आशुबेल ने दिया अग्रिम का, ग्लेजर ने दिया साइनेटिक का और ग्लेजर ने दिया बुनियादी शिक्षण का और गार्डन ने दिया साइनेटिक्स का। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा इसलिए दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है ये देख लीजिएगा आप, ए का 4th है, तो इसमें ए का 4th कौन सा दे रखा है? हमारे ये 2 दे रखे, तो इन दोनों में से एक होगा। अब और आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है? आशुबेल का है अग्रिम संगठक। ठीक है, तो हमारा 3rd ये भी हो गया। अब बात करते हैं ग्लेजर की, तो ग्लेजर ने क्या दिया? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया, पहला दिया, तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, ये क्या है? समस्या की पहचान है, आंकड़ा संग्रहण है, परिकल्पना का निर्माण है या परिकल्पना का परीक्षण है। बात करते हैं समस्या समाधान का प्रथम चरण है। ठीक है, तो इस बात को कौन कह रहा है? इसको कह रहे हैं एंडरसन। एंडरसन जो है, एंडरसन के अनुसार, किसके अनुसार? एंडरसन के अनुसार समस्या समाधान के प्रमुख निम्नलिखित चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं? इसके चरण होते हैं समस्या की पहचान,
समस्या की पहचान। और अगला है दोस्तों कार्य हेतु प्रस्ताव पर विचार विमर्श, योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण, तथ्य संग्रह की विधियों का निर्माण, योजना कार्यान्वयन और तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, योजना के परिणामों की सूचना। अतः समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा क्या, समस्या की पहचान। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये किसने कहा है, ये एंडरसन ने समस्या समाधान के कुछ चरण बताइए जो आपको साइड पे दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब होगा, जब बालकों के संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, भावात्मक इमोशनल तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का विकास होगा। नेक्स्ट है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा तथा शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। मतलब शिक्षण व्यवस्था का जो अधिकार है वो एक के पास ही होगा, यानी कि एकाधिकार होगी। तो जब बात करते हैं हम 29वां नंबर प्रश्न की, तो पूछा गया है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का विकास होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा, जब बालकों के संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, भावात्मक इमोशनल्स और मनोगत्यात्मक पक्षों का विकास होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, अन्वेषण, समानीकरण, तैयारी या फिर प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो स्मृति एवं बोध स्तर दोनों की जो संरचनाएं हैं इनमें प्रस्तुतिकरण जो हमारा सोपान है, कौन सा सोपान दोस्तों, प्रस्तुतिकरण जो सोपान है हमारा, ये प्रयोग होता है किसमें, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर में प्रस्तुतिकरण, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इसमें प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, अतः दोनों में यह उभयनिष्ठ सोपान है। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ सोपान है कौन सा, हमारा प्रस्तुतिकरण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों आज मैंने आपको करा दिए ये 10th क्वेश्चन आपके। अब आपका जो अगला सेशन होगा वो आपका हिंदी का होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम हिंदी के प्रश्नों को अगले सेशन में सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में आखिर कैसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं यूपी टेट में, क्योंकि दोस्तों यूपी टेट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अभी बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा जिससे आपको यूपी टेट में काफ़ी आसानी होगी क्रॉस करने में। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।